तो यहाँ पे अभी पिछले वीडियो में हमने कवर किया है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते वो खुद दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, जिनको कंपाउंड परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पहले ही कवर कर लिया पिछले वीडियो में। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या फिर जिसको कंपाउंड परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं वो कवर करने वाले हैं। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज़ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर में एक तरह के सेल ना मिल करके एक से ज़्यादा टाइप के सेल पाए जाते हैं। कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर में मल्टीपल टाइप के सेल या फिर एक से ज़्यादा टाइप के सेल इन्वॉल्व होते हैं उसके फॉर्मेशन में। इट इंक्लूड्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जो कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज़ हैं प्लांट बॉडी के अंदर में वो दो तरह के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। दो कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज़ प्लांट बॉडी में मिलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्लांट बॉडी में कंडक्शन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जो मटेरियल्स होते हैं प्लांट की बॉडी में उसको एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कराने का काम, ट्रांसपोर्ट कराने का काम जाइलम और फ्लोएम का होता है। क्योंकि इनका मूवमेंट का काम है इसीलिए हम इन दोनों को मिला के बोलते हैं कंडक्शन टिश्यू, कंडक्शन टिश्यू या फिर वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम जो कंडक्शन करवाते हैं प्लांट बॉडी में वो अलग अलग चीज़ों का करवाते हैं। जाइलम कंडक्शन करवाता है वाटर का और मिनरल आयंस का। जो वाटर के अंदर में सॉल्यूबल मिनरल आयंस है वो भी जाइलम के थ्रू मूव करते हैं और वाटर का कंडक्शन भी जाइलम के थ्रू ही होता है। वहीं पर अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम कंडक्शन करवाता है फूड का और ऑर्गेनिक मैटर का। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट हैं प्लांट बॉडी में तो उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। इसीलिए हम इन दोनों को मिलाकर के वस्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्शन टिश्यू कहकर बुला रहे होते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम दोनों कंपाउंड टिश्यू हैं, मतलब जाइलम भी कई सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर के बना होगा और फ्लोएम भी कई सारे सेल्स से मिलकर के बना होगा। तो जाइलम में कौन कौन से सेल इन्वॉल्व हैं, उनका फंक्शन क्या है, फ्लोएम में कौन कौन से सेल इन्वॉल्व हैं और उनका फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कवर करनी है। तो पहले हम बात करने वाले हैं जाइलम टिश्यू। जो जाइलम टिश्यू है वो टोटल 4 एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है। टोटल कितने एलिमेंट्स से मिलकर के बना है, 4 एलिमेंट्स से मिलकर के बना है। जो 4 एलिमेंट्स हैं जाइलम वेसल, जाइलम ट्रेकीड, जाइलम पेरेन्काइमा और लास्ट इज जाइलम फाइबर। तो जो 4 एलिमेंट्स हैं इन चारों से मिल करके कंप्लीट जाइलम टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ये जो जाइलम एलिमेंट है ये चारों के चारों एलिमेंट्स हमें सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स में मिलते हैं। ये हमें चारों के चारों एलिमेंट्स किस में मिलते हैं, एंजियोस्पर्म ओनली। पर क्या जाइलम सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलता है, नहीं। जाइलम जो है वो टेरिडोफाइट्स में भी मिलता है और जिम्नोस्पर्म में भी मिलता है। लेकिन ये जो चारों एलिमेंट्स जाइलम के अंदर में प्रेजेंट हैं ये चारों के चारों सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की और टेरिडोफाइट्स की, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें या फिर टेरिडोफाइट्स की बात करें जो कि प्लांट्स के लोअर प्लांट ग्रुप्स हैं, एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में ये दोनों लोअर ग्रुप्स के अंदर में इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से लोअर ग्रुप में आते हैं। तो इनके अंदर में वेसल प्रेजेंट नहीं होती, इनके अंदर में कभी भी जाइलम वेसल प्रेजेंट नहीं होती। इनके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेकीड प्रेजेंट होता है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेकीड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर हम इन चारों एलिमेंट्स की बात करें तो इन चारों में से 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डेड होते हैं, जिसमें वेसल डेड होता है, ट्रेकीड डेड होता है, फाइबर डेड होता है।
पर अगर जाइलम पेरेन्काइमा की बात करें तो वो अकेला ऐसा मेंबर है जाइलम टिश्यू का जो कि लिविंग नेचर का होता है। बाकी सारे के सारे किस नेचर के हैं? डेड नेचर के हैं। उनके अंदर में सेल वॉल लिग्निन की बनी हुई है, चाहे वेसल की बात करें, ट्रेकीड की बात करें या फिर फाइबर की बात करें। जब भी सेल वॉल लिग्निन की बनी होती है तो लिग्निन की सेल वॉल की वजह से जो प्रोटोप्लाज्म है उस तक वाटर नहीं पहुंचेगा और वाटर के एब्सेंस में प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, सेल डेड हो जाता है। अब हम एक एक करके इन सब के स्ट्रक्चर को समझेंगे। भाई वेसल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, ट्रेकीड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेसल की। वेसल एक इलोंगेटेड मल्टी सेल्यूलर ट्यूब है। इलोंगेटेड मल्टी सेल्यूलर ट्यूब। और ये जो इलोंगेटेड मल्टी सेल्यूलर ट्यूब है इसके अंदर में छोटे छोटे वेसल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये मल्टी सेल्यूलर ट्यूब है ये किसकी बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ वेसल एलिमेंट्स और जो कि वेसल एलिमेंट्स सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक वेसल एलिमेंट एक वेसल सेल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम एक वेसल बना लेते हैं। तो ये जो हमारे पास में यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कॉन्टिन्यूस सिलेंड्रिकल ट्यूब दिखाई दे रही है, दिस इज अ सिंगल वेसल। ये पूरी की पूरी एक वेसल को रिप्रेजेंट कर रही है। पर ये जो पूरी वेसल है एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स से, छोटे छोटे कंपोनेंट्स से जुड़ करके बनी हुई है। जो कंपोनेंट्स एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके जुड़ने से एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका नाम है वेसल। इस सिंगल एलिमेंट को बुलाया जाता है वेसल एलिमेंट। ये जो सिंगल एलिमेंट है इसी का नाम है वेसल एलिमेंट। जो वेसल एलिमेंट है वो यूनिसेल्ड है या फिर यूनिसेल्यूलर है, जबकि अगर हम वेसल की बात करें तो दिस इज मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि ये सारे वेसल एलिमेंट्स के मिल करके या जितने भी वेसल के सेल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं एक के बाद एक, तब जाकर के कहीं वेसल पूरा वेसल कंप्लीट हो रहा है। अब ये जो वेसल एलिमेंट है इसकी सेल वॉल बनी होती है लिग्निन की। भाई लिग्निन की सेल वॉल है तभी तो ये डेड सेल वॉल है। तो इनकी जो लेटरल सेल वॉल है या फिर साइडवेज जो साइड में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेटरल वॉल प्रेजेंट है, वो लिग्निन डिपोजिशन शो करती है। ये लिग्निन डिपोजिशन हम शो कर रहे हैं, ये लिग्निन डिपोजिशन हम शो कर रहे हैं। दिस इज लिग्निन डिपोजिशन, दिस इज लिग्निन डिपोजिशन। लिग्निन इन लेटरल वॉल या फिर साइड वॉल, जो साइड की वॉल है उसमें लिग्निन डिपॉजिट। किसी भी सेल के अंदर में अगर लिग्निन डिपॉजिट होता है तो उसके अंदर में प्रेजेंट जो भी प्रोटोप्लास्ट था, यंग स्टेज में यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे लिग्निन डिपोजिशन होने की वजह से ये प्रोटोप्लास्ट डेड हो जाता है और यहाँ पे बचता है एक खाली ल्यूमन। यहाँ पर एक खाली जगह बचती है जिसको हम इसका ल्यूमन बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं, जो एम्प्टी स्पेस है जिसके थ्रू वाटर इजीली ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। क्योंकि वेसल के अंदर में प्रोटोप्लाज्म खत्म हो चुका है इसीलिए जो वेसल्स हैं दीज आर डेड एलिमेंट्स। हमने पहले भी बताया था वेसल्स आर डेड एलिमेंट्स। अच्छा, ये जो लिग्निन डिपोजिशन है ये बीच बीच में लिग्निन डिपोजिशन आपको कुछ कम दिखाई दे रही होगी, इनको बोलते हैं पिट्स।
तो जो लिग्निन डिपोजिशन साइड वॉल में या फिर लेटरल वॉल में प्रेजेंट है वो बीच बीच में कुछ जगहों पर कम डिपोजिशन देखने को मिलता है, और जिन एरियाज़ में डिपोजिशन कम देखने को मिल रहा है उन एरियाज़ को अपने बुलाते हैं पिट्स। अब बात करते हैं एक सेल और दो सेल के बीच में जो कॉमन वॉल है। भाई ये वाली वॉल की हम बात कर रहे हैं, ये वाली वॉल की हम अपने बात कर रहे हैं। ये क्या है? कॉमन वॉल। दिस इज अ, या फिर इसको एंड प्लेट भी बोला जाता है। ये कॉमन वॉल दो वेसल एलिमेंट्स के बीच में, दो वेसल सेल के बीच में एक कॉमन सेपरेशन है, एक कॉमन सेप्टम है, जिसको हम कॉमन वॉल या फिर एंड प्लेट कह करके बुलाते हैं। इस एंड वॉल में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस एंड वॉल में बड़े बड़े क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर परफोरेशन जिसको हम बोलेंगे। इस एंड वॉल में क्या प्रेजेंट है? पोर्स और परफोरेशन। तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि भाई जो वेसल एलिमेंट्स हैं या वेसल है उसके एंड वॉल पे, उसके कॉमन वॉल पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू वाटर इजीली मूव कर सकता है। लेकिन अगर हम लेटरल वॉल की बात करें, साइड वॉल की बात करें, तो साइड वॉल में पोर प्रेजेंट ना होकर के पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पोर और पिट्स में फ़र्क भी समझ लीजिए भाई। पोर जो होता है एम्प्टी गैप, एकदम खाली गैप जहाँ पे भी आता है उसको बोलते हैं पोर, या इसी पोर को परफोरेशन भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम पिट्स की बात करें तो पिट्स ऐसे एरियाज होते हैं ऑफ वेरी लो लिग्निन डिपोजिशन। पूरे सेल वॉल में लिग्निन डिपोजिशन है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लिग्निन डिपोजिशन कुछ कम है। तो जहाँ पर भी लिग्निन डिपोजिशन कुछ कम दिखाई दे रही है उन्हीं एरियाज को क्या बोलते हैं? पिट्स कह करके हम बुलाते हैं। वेसल के अंदर में परफोरेशन प्रेजेंट होती है एंड वॉल पर, और जो पिट्स प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है लेटरल वॉल पर, साइड वॉल पर। और इस तरह से इजीली वाटर का फ्लो एक वेसल ट्यूब से दूसरे वेसल ट्यूब तक ऊपर की तरफ हो पाता है। ये हो गया वेसल की बात। वेसल के बाद में जो दूसरा कंडक्टिंग एलिमेंट है दैट इज ट्रेकीड। ट्रेकीड भी वाटर का कंडक्शन करवाने के लिए जाना जाता है। ट्रेकीड के लेकिन अगर हम शेप की बात करें तो ट्रेकीड जो है इट इज अ पॉइंटेड सेल, पॉइंटेड यूनिसेल्यूलर सेल्स। ये पॉइंटेड होने के साथ में टेपरिंग एंड्स वाले बोल सकते हैं। जो ट्रेकीड्स होते हैं उनके टेपरिंग एंड्स होते हैं, बीच से वो मोटा होता है और दोनों साइड से पतले पतले होते हैं। इसी शेप को अपने स्पिंडल शेप भी बुलाते हैं। स्पिंडल शेप, जहाँ पे बीच से वो मोटा होता है शेप और दोनों साइड से पतले शेप का होता है, पॉइंटेड शेप का होता है। ट्रेकीड के भी लेटरल वॉल में, साइड वॉल में लिग्निन डिपोजिशन देखने को मिलती है। इसके भी साइड वॉल में क्या देखने को मिलती है? लिग्निन डिपोजिशन। अगर लिग्निन डिपोजिशन है तो ये भी डेड हो जाएगी। इसके भी अंदर ल्यूमन मिलता है, प्रोटोप्लास्ट नहीं मिलता। इसके अंदर भी पिट्स मिलेगा, ठीक है, पर इसके अंदर पोर नहीं मिलेगा। इसके अंदर पोर नहीं मिलेगा। जब आप कहेंगे कि भाई बाकी सारी चीज़ें ठीक है, पर अगर इसके अंदर में पोर नहीं मिलेगा तो एक सेल से दूसरे सेल में वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? ठीक है, यही चीज़ डाउट आता है। तो इसके लिए हम ट्रेकीड का ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे। भाई ट्रेकीड जो होता है वो पॉइंटेड सेल से मिलकर के बना होता है, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का।
कुछ इस तरह। यहाँ पर लिग्नेंट डिपोजिशन है, ये देखिए यहाँ पर जो ट्रेकीड होता है हम इसको यूनिसेल्यूलर कंपोनेंट मानते हैं। ये हमारे पास में एक ट्रेकीड है जिसको हम T1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक अलग ट्रेकीड है जिसको T2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक अलग ट्रेकीड है जिसको T3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ट्रेकीड्स होते हैं दे आर यूनिसेल्यूलर, हम इसी को एक ट्रेकीड मान रहे हैं। पूरे वेसल को एक ट्रेकीड नहीं माना जा रहा अब की बार, सिर्फ उस एलिमेंट को ही हम क्या मान रहे हैं, एक ट्रेकीड कह करके बुला रहे हैं। शेप ध्यान से देखेंगे तो शेप कैसा है, टेपरिंग एंड्स, दोनों साइड से पतले हैं, पॉइंटेड है, लेकिन बीच से कंपैरेटिवली बड़े साइज़ का है, बड़े डायमीटर का है। वॉल के अंदर में लिग्नेंट डिपोजिशन है, ये जो येलो कलर से हमने बनाया है दिस इज लिग्नेंट डिपोजिशन। और लिग्नेंट डिपोजिशन होते ही जो सेंटर वाला एरिया है, कोर वाला एरिया है, वो प्रोटोप्लास्ट उसका ख़त्म हो जाएगा, वो डेड नेचर का हो जाएगा और उसको अपने बुलाएंगे लियोमन। तो ये क्या बन जाता है, लियोमन। पिट्स प्रेजेंट है यहाँ पर, कुछ जगहों पर लिग्नेंट जहाँ पर कम प्रेजेंट है उन्हीं एरियाज़ को अपने बुलाते हैं पिट्स। तो उन एरियाज़ जहाँ पे लिग्नेंट डिपोजिशन कम है उनको पिट्स बुलाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे ट्रेकीड में कहीं पर भी आपको पोर नहीं दिखाई देगा। अगर पोर नहीं दिखाई दे रहा है तो वाटर एक सेल से दूसरे ट्रेकीड में कैसे जाएगा। दो ट्रेकीड आपस में कनेक्टेड होते हैं एक एरिया से जिसको बोलते हैं कॉमन वॉल। ये दोनों इनकी कॉमन वॉल है, ये दोनों इनकी कॉमन वॉल है, ये भी क्या है, कॉमन वॉल। इस कॉमन वॉल में दोनों के पिट्स, इसके पिट और इसके पिट बिल्कुल सामने सामने रहते हैं। ये देखो दोनों के पिट्स जो हैं वो आसपास हैं। और कॉमन वॉल में क्योंकि दोनों के पिट्स सामने सामने प्रेजेंट है तो वाटर रिसता हुआ आराम से एक पिट से होता हुआ दूसरे ट्रेकीड में मूव कर सकता है। तो इसका मतलब ट्रेकीड्स के अंदर में जो साइड वॉल है वहाँ पर भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं और जो कॉमन वॉल है दो ट्रेकीड्स सेल के बीच में वहाँ पर भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर वेसल की बात करें तो वेसल के अंदर में लेटरल वॉल, साइड वॉल में पिट्स प्रेजेंट है, लेकिन एंड वॉल या फिर जो क्रॉस वॉल है, एंड प्लेट है, उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है, परफोरेशंस प्रेजेंट है। अब पोर होने की वजह से एक और चीज़ में डिफरेंस आता है ट्रेकीड और वेसल के, क्योंकि यहाँ पर पोर प्रेजेंट है। तो जब ये लिविंग स्टेज में थे तो इसका प्रोटोप्लास्ट इसके प्रोटोप्लास्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड था। भाई ओबियसली इनका प्रोटोप्लास्ट बाद में चल करके ख़त्म हो गया, लेकिन जब प्रोटोप्लास्ट इनका प्रेजेंट था तो उस टाइम पर एक वेसल सेल का प्रोटोप्लास्ट दूसरे वेसल सेल के प्रोटोप्लास्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड था। ऐसी स्टेज जहाँ पर एक सेल का प्रोटोप्लास्ट दूसरे सेल के प्रोटोप्लास्ट या उसके पड़ोसी सेल के प्रोटोप्लास्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, डायरेक्टली आर पार मूव कर सकता है, ऐसी सिचुएशन को बुलाते हैं सिनोसिटिक सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन को क्या बुलाते हैं, सिनोसिटिक। इसीलिए वेसल को एक और नाम मिलता है, एक और टर्म मिलता है, डेड सिनसाइड। डेड सिनसाइड, सिनसाइड का मतलब होता है एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर कई सारे सेल एक दूसरे से चिपके हुए हैं और सारे सेल के बीच में जो प्रोटोप्लास्ट है वो इजीली ट्रैवल कर सकता है, इजीली मूव कर सकता है। लेकिन क्योंकि यंग अडल्ट स्टेज में इनके प्रोटोप्लास्ट डेड हो जाते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे कि भाई ये लिविंग सिनसाइड ना होकर के एक डेड सिनसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि अगर हम ट्रेकीड की बात करें तो ट्रेकीड में इस तरह की कंडीशन नहीं होती है। ट्रेकीड में पिट्स प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट नहीं है, और पोर ना प्रेजेंट होने की वजह से ट्रेकीड के अंदर सिनसाइटिक कंडीशन, सिनसाइड फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझो तो जाइलम के जो दो कंपोनेंट्स हैं, चाहे हम वेसल की बात कर रहे हैं या फिर हम ट्रेकीड की बात कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट्स
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अल्टीमेटली दोनों क्या बनाते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू वाटर का मूवमेंट, मिनरल्स का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो पाता है। तो इसका मतलब जो जाइलम है इसके अंदर में वेसल और ट्रैकिड दोनों ही वाटर कंडक्टिंग ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। इन दोनों का प्राइमरी काम है वाटर कंडक्शन करवाना। ऐसे जाइलम एलिमेंट्स जो डायरेक्ट वाटर ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कर रहे हैं, जाइलम और वेसल और ट्रैकिड, इनको बुलाया जाता है हेड्रोम। इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं हेड्रोम। इन दोनों को मिला करके एक टर्म दिया जाता है हेड्रोम। क्योंकि जाइलम में दो और एलिमेंट्स भी बचे हुए हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। अभी हमें उनके भी काम देखने हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भी जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स के काम क्या हैं। पहले बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। जाइलम पैरेन्काइमा की। जाइलम पैरेन्काइमा इकलौता लिविंग टिश्यू है, लिविंग सेल है। अगर हम जाइलम टिश्यू की बात करें तो पूरे जाइलम टिश्यू में जाइलम पैरेन्काइमा ओनली लिविंग मेंबर, ओनली लिविंग कंपोनेंट। बाकी सारे कंपोनेंट्स कैसे थे? डेड कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स थे। अब जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसका फंक्शन क्या होता है भाई? जाइलम पैरेन्काइमा क्योंकि लिविंग नेचर का है, इसका मतलब इसके सेल वॉल में लिग्निन तो प्रेजेंट है नहीं। इसकी वॉल में अगर लिग्निन प्रेजेंट नहीं है तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि ये सपोर्ट भी नहीं दे सकता, है ना। जब तक लिग्निन डिपोजिशन नहीं होता तब तक कोई भी सेल्स बहुत अच्छा सपोर्ट देने के काबिल नहीं होता। तो जाइलम पैरेन्काइमा का सपोर्ट देने का काम ना हो करके रेडियल कंडक्शन कराने में हेल्प करता है। जो वाटर का रेडियल कंडक्शन या फिर साइडवेज कंडक्शन या फिर आप इसको लेटरल कंडक्शन भी बुला सकते हो। तो वाटर का जो लेटरल कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? जाइलम पैरेन्काइमा के थ्रू हो रहा होता है। इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा के सेल मटेरियल्स का स्टोरेज भी करते हैं, चीज़ों का स्टोरेज भी कर सकते हैं, रेजिन का स्टोरेज कर सकते हैं, लेटेक्स का स्टोरेज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का स्टोरेज भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेन इसका काम है वो है रेडियल साइडवेज वाटर का कंडक्शन। लास्ट एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर अगेन दे आर डेड सेल, डेड इलोंगेटेड सेल्स। डेड इलोंगेटेड सेल होने की वजह से इनका जो काम है वो है वेसल ट्यूब या फिर ट्रैकिड की जो इलोंगेटेड ट्यूब है दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करना, दोनों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, ताकि उनकी जब वो वाटर का कंडक्शन करें तो उस टाइम पर उनका जो ट्यूब है वो रप्चर ना हो जाए, ट्यूब जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण बर्स्ट ना हो जाए। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए जाइलम फाइबर उसको हेल्प करता है। एक बार हम इसका फाइबर्स जो होते हैं वो टफ होते हैं, रिजिड होते हैं और फ्लेक्सिबल नहीं होते, नॉट फ्लेक्सिबल। इनका एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ रिजिडिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना। जब हम फ्लोएम फाइबर्स की बात करेंगे तो फ्लोएम फाइबर्स में हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल फाइबर्स की, जहाँ पर फाइबर तो प्रेजेंट है लेकिन जो फाइबर है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से हम उनको कपड़ों की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, कपड़ों की फॉर्म में सिल सकते हैं। लेकिन जाइलम फाइबर्स के साथ में ऐसा केस नहीं है। अब एक कंप्लीट जाइलम और एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। भाई यहाँ पे हमारे पास में एक जाइलम वेसल है, बड़ी सी ट्यूब है, ये जाइलम एलिमेंट्स हैं, ये उसके जाइलम एलिमेंट्स हैं। जाइलम एलिमेंट के अलावा हमारे पास में जाइलम वेसल के अलावा ट्रैकिड भी
वाटर का कंडक्शन करवाती है, तो ये ट्रैकिड हो गई। दोनों के पास में लेटरल वॉल पे पिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दोनों के एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए फाइबर्स, ये जो है ये फाइबर्स है, जाइलम फाइबर्स इस तरह से अटैच होकर के एक्स्ट्रा सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जाइलम फाइबर्स इस तरह से यहाँ पे अटैच होकर के एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का हेल्प कर रहे होते हैं। दीज आर फाइबर्स, दीज आर वेसल, दीज आर ट्रैकिड फाइबर्स। जो लास्ट कंपोनेंट था लिविंग कंपोनेंट, वो पैरेन्काइमा। दिस इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम होता है जो वाटर को रेडियल कंडक्शन कराना, साइड में इस तरह से कंडक्शन कराना या फिर इस तरह से। ट्रैकिड और वेसल दोनों के जो लेटरल या फिर साइड वॉल में जो पिट्स हैं, उन पिट्स से वाटर निकलता है और उसको लेटरली या फिर साइड में हॉरिजॉन्टली मूव कराने का काम है जाइलम पैरेन्काइमा का। इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा कुछ चीज़ों का स्टोरेज भी कर रहा होता है। तो ये कंप्लीट टिश्यू हो गया हमारा जाइलम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू के टाइप्स की बात करेंगे हम। ओरिजिन के बेसिस पे, अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे देखें तो जाइलम दो तरह का होता है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम जो प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है, और सेकेंडरी जाइलम जो सेकेंडरी मेरिस्टेम कैम्बियम से बना है, वस्कुलर कैम्बियम। एक पर्टिकुलर टाइप का कैम्बियम होता है प्लांट में जो जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम है वस्कुलर कैम्बियम। तो प्राइमरी जाइलम फॉर्म्ड अर्ली इन लाइफ by apical meristem, formed early in life by apical meristem। प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम तो एक प्राइमरी मेरिस्टेम है ही। अच्छा, जो अगर सेकेंडरी जाइलम की बात करें तो फॉर्म्ड लेटर इन लाइफ, दीज आर फॉर्म्ड लेटर इन लाइफ by vascular cambium, vascular cambium VC। vascular cambium के थ्रू सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा होता है। अच्छा, जो प्राइमरी जाइलम है वो भी ओरिजिन के बेसिस पे खुद दो टाइप्स का होता है। जो प्राइमरी जाइलम है वो भी ओरिजिन के बेसिस पे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम ओरिजिन के बेसिस पे खुद भी दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम प्राइमरी जाइलम में भी जो पहले बनता है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दोनों ही प्राइमरी जाइलम है, दोनों ही एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं। लेकिन जो पहले बनता है दैट इज प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के अंदर में छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम के छोटे छोटे एलिमेंट्स। मेटाजाइलम के अंदर में जाइलम के बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं। और कैम्बियम से जो वेसल बनता है उसके तो और बड़े एलिमेंट्स रहते हैं। तो साइज़ कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्मॉल डायामीटर वाले एलिमेंट्स बनते हैं, चाहे हम वेसल की बात करें वो भी छोटे डायामीटर वाला बनेगा, या फिर हम ट्रैकिड की बात करें वो भी छोटे एलिमेंट्स वाला बनेगा। कंपैरेटिवली लार्जर डायामीटर एलिमेंट्स, यहाँ पर भी एलिमेंट्स बनते हैं, लेकिन जो मेटाजाइलम होता है उनके एलिमेंट्स लार्ज साइज़ के होते हैं। उनका डायामीटर जो होता है क्रॉस सेक्शन में वो बड़े साइज़ का होता है। जब हम टीएस पर देखते हैं तो उनका क्रॉस सेक्शन बड़े डायामीटर बड़े साइज़ का दिखाई पड़ता है। सेकेंडरी जाइलम की तो बात ही अलग हो जाती है, वो और बड़े साइज़ के प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया हमारा जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के बाद में अब हम बात करने वाले हैं फ्लोएम टिश्यू, जो कि फूड कंडक्शन टिश्यू है। फ्लोएम से फूड आप याद रख सकते हैं।
फ्लोएम किसका कंडक्शन करवाता है? फ्लोएम भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फूड का कंडक्शन करवाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट वहाँ पे हो रहा होता है। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम फिर से 4 एलिमेंट्स से मिल करके बना हुआ है और चारों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसको भी कंपाउंड परमानेंट टिश्यू में इंक्लूड किया जाता है। जो फ्लोएम है उसको भी हम किस में इंक्लूड करते हैं? कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर में। क्यों कंपाउंड परमानेंट टिश्यू के अंदर में इंक्लूड किया जाता है उसको? क्योंकि वो भी 4 अलग अलग एलिमेंट्स से मिल करके बना हुआ है। पहला एलिमेंट है फ्लोएम सीव ट्यूब, पहला एलिमेंट है सीव ट्यूब। दूसरा एलिमेंट है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। तीसरा है फ्लोएम फाइबर, फाइबर। और लास्ट एलिमेंट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। लास्ट एलिमेंट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। इन 4 एलिमेंट्स के अंदर 3 लिविंग एलिमेंट्स हैं और एक डेड एलिमेंट है, जो कि बिल्कुल उल्टा है जाइलम के कंपैरिजन में। जाइलम में जब हमने बात की थी तो जाइलम में 3 डेड एलिमेंट्स थे और एक लिविंग था। जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग था। यहाँ पर 3 लिविंग है और सिर्फ एक डेड है। लिविंग कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब लिविंग होता है, कंपेनियन सेल लिविंग होता है, फ्लोएम फाइबर लिविंग होता है। जो इकलौता मेंबर डेड है दैट इज, ये टोटल 4 एलिमेंट्स हैं फ्लोएम के। ये चारों मिलकर के कंप्लीट फ्लोएम का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि भाई ये चारों एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट्स या फिर एंजियोस्पर्म में दिखाई पड़ते हैं। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ ये चारों एलिमेंट्स दिखाई पड़ते हैं। बाकी जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, वहाँ पर इनमें से कुछ एलिमेंट्स के ऑल्टरनेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में, तो वहाँ पे सीव ट्यूब की जगह पर सीव सेल प्रेजेंट होता है, सीव सेल। सेम यहाँ पर जैसे कंपेनियन सेल है एंजियोस्पर्म में, वहाँ पर एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर एंजियोस्पर्म की बात करें, हायर मोस्ट प्लांट की बात करें, तो वहाँ पे ये 4 एलिमेंट्स फ्लोएम का प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। एक एक करके समझते हैं। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है सीव ट्यूब, क्योंकि एक्चुअल फूड का कंडक्शन सीव ट्यूब के थ्रू ही होने वाला है। तो पहला होता है हमारे पास में सीव ट्यूब। सीव ट्यूब एक मल्टी सेल्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू एक्चुअल में फूड कंडक्शन परफॉर्म होता है, मल्टी सेल्यूलर का मतलब है ये भी बिल्कुल वेसल की तरह कई सारे सीव एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है। अगर हम यहाँ पे एक सीव ट्यूब बना दें, तो ये जो सीव ट्यूब है ये बहुत सारे छोटे छोटे सीव ट्यूब एलिमेंट्स से मिलकर के बनी होती है। ये इस पूरे को हम बुलाएंगे सीव ट्यूब, और एक एलिमेंट को बुलाया जाता है सीव ट्यूब एलिमेंट। ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, इसके वॉल में लिग्निन डिपोजिशन नहीं होता। यहाँ पे कोई भी लिग्निन डिपोजिशन नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर लिग्निन डिपोजिशन नहीं है, तो ये वाले जो सेल हैं इनके अंदर में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। इनका प्रोटोप्लाज्म ख़त्म नहीं होगा, ये डेड नहीं होते, तो इनके अंदर में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म में एक बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिलता है, सेंट्रल वैक्यूल, एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है। ये एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगा। ये जो सेंट्रल वैक्यूल है ये आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है। भाई जब आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, तभी फूड का कंडक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पर
बड़े बड़े सेंट्रल वैक्यूल होते हैं और इन सेंट्रल वैक्यूल का काम होता है सीव ट्यूब के अंदर में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना। इसी प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग फूड का कंडक्शन फाइनली हो पाता है। जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्ट समझाएंगे वेसल के अंदर, फ्लोएम के अंदर में, तो वहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। बड़े से सेंट्रल वैक्यूल के अलावा यहाँ पे पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, यहाँ पे पेरिफेरल क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल मतलब साइड में, बीच में तो वैक्यूल है और वैक्यूल के आस पास आगे पीछे इस तरफ से साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इस प्रोटोप्लाज्म में लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। पूरे सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस जो होता है वो मैचुरेशन के दौरान उनका डीजनरेट हो जाता है। न्यूक्लियस इसलिए डीजनरेट हो गया है ताकि जब फूड का कंडक्शन होगा तो न्यूक्लियस के साइज़ की वजह से फूड के कंडक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। तो फूड का कंडक्शन स्लो डाउन ना हो, इसीलिए मैचुरेशन के दौरान जो सीव सेल्स होते हैं, ये इन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। मतलब इनके अंदर में जो न्यूक्लियस है वो डिसॉल्व हो जाता है, न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर इसके पास में खुद का न्यूक्लियस नहीं है तो इसके वैक्यूल के फंक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? भाई वैक्यूल का काम है प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना, लेकिन वैक्यूल खुद भी तो एक सेल ऑर्गेनेल है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि भाई प्रेशर ग्रेडियंट कब बनाना है और कब नहीं बनाना है। तो प्रेशर ग्रेडियंट जो सीव ट्यूब के सेल के अंदर बनता है, सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर बनता है, उसको मेंटेन करना, उसको कंट्रोल करने का काम होता है कंपेनियन सेल का। उसको मेंटेन करने का काम करता है कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं जो सीव ट्यूब एलिमेंट से जुड़े हुए रहते हैं, जो कि सीव ट्यूब एलिमेंट से जुड़े हुए रहते हैं। इसके पास में क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सीव ट्यूब एलिमेंट के पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, सीव ट्यूब एलिमेंट में जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है उसको कंट्रोल करने का काम है कंपेनियन सेल का। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब एलिमेंट को कंट्रोल करता है। ये जो सीव सेल ट्यूब सेल है, एलिमेंट्स हैं, और कंपेनियन सेल, ये दोनों सेम मदर सेल से ओरिजिनेट होते हैं। कॉमन प्रोजिनेटर सेल होता है, वो डिवाइड करके इन दोनों का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल को सिस्टर सेल भी कहकर बुलाया जाता है। इन दोनों को क्या मानते हैं हम? सिस्टर सेल कह करके बुलाते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हो गए जो कंडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। कंडक्शन के बाद में अब हम बात करते हैं बाकी एलिमेंट्स। जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर में चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं और ये रेडियल कंडक्शन करवाता है फूड का। ये कई सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है, लेटेक्स, गम, रेजिन, ये सारी चीज़ें स्टोर करके इसका काम होता है। इसका मेन काम है स्टोरेज करवाना। चौथा कंपोनेंट है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर अकेला फ्लोएम टिश्यू का कंपोनेंट है जो कि डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर में प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। फाइबर है तो इसके अंदर में लिग्नेंट डिपॉजिट होगा और लिग्नेंट डिपॉजिट होने की वजह से ही डेड सेल के अंदर आते हैं। फ्लोएम फाइबर्स की खास बात है कि ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। अब क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नेचर के हैं तो इनको हम क्लॉथ बनाने में या फिर 2D में बुन सकते हैं। बुनने के बाद में इनको हम बैग बना सकते हैं, क्लॉथ बना सकते हैं। जहाँ पे फ्लोएम फाइबर, चाहे हम जूट की बात करें, फ्लेक्स की बात करें, हेम्प की बात करें, तो इन सब के फ्लोएम फाइबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लोएम फाइबर का दूसरा नाम बास्ट फाइबर भी होता है। जो फ्लोएम फाइबर होते हैं ये भी प्राइमरी फ्लोएम में कम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में बास्ट फाइबर या फिर फ्लोएम फाइबर्स अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं या फिर यहाँ पे काफ़ी अबंडेंट कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए कुछ फ्लोएम टिश्यू के कंपोनेंट्स। फ्लोएम टिश्यू के अंदर में
जो फ्लोएम ट्यूब सीव ट्यूब है उसके अंदर में ऑब्लीग सेप्टम होता है, ये जो एंड वॉल होता है वो ऑब्लीग सेप्टम, और इसके अंदर परफोरेशंस प्रेजेंट होती हैं। परफोरेशंस की वजह से इसका साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको भी हम लिविंग सिंसाइट बुलाते हैं। ये भी एक सिंसाइट है, लेकिन किस तरह का सिंसाइट? लिविंग सिंसाइट, जिंदा सिंसाइट ये रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट की इन जाइलम एंड फ्लोएम। ये टॉपिक पहले अलग से एक चैप्टर था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, लेकिन अब वो चैप्टर हट चुका है, तो अभी हमें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इन जाइलम और फ्लोएम को इसी के अंदर कवर करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट जाइलम और फ्लोएम में किस तरह से होता है वो चीज़ें हमें समझनी है। अगर हम जाइलम के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट को दो थ्योरीज से समझाया जाता है। पहला है रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, और दूसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। दूसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। पुल थ्योरी जो एक माइनर थ्योरी है, दैट इज रूट प्रेशर थ्योरी। ये बोलती है कि भाई हमारे पास में प्लांट की रूट है, ये रूट हेयर्स हैं, बीच में प्रेजेंट है जाइलम, बीच में प्रेजेंट है क्या? जाइलम। जो प्लांट रूट है ये सॉइल से आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराती है। सॉइल से जो आयंस होते हैं, इन आयंस को एक्टिवली अपने अंदर ट्रांसपोर्ट कराती है, जिसकी वजह से आयनिक कंसंट्रेशन, जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो जाइलम ट्यूब के अंदर में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आयनिक कंसंट्रेशन का मूवमेंट हो रहा है, और ये मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है ना। एटीपी एनर्जी का यूज़ करके रूट अपने अंदर में एडिशनल आयंस को पुल कर लेती है, अंदर इनटेक कर लेती है। वाटर की खास बात होती है कि जिधर आयंस ज़्यादा होते हैं वाटर उस तरफ मूव करने की कोशिश करता है। एक बार जब जाइलम ट्यूब में आयंस इकट्ठे हो गए तो वाटर भी सेम रूट को फॉलो करेगा, वाटर इस तरह से मूव करेगा। लेकिन जो वाटर का मूवमेंट है वो डिफ्यूजन के थ्रू है, पैसिवली, डिफ्यूजन के थ्रू या फिर पैसिवली। पैसिवली यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन अंदर की तरफ बढ़ जाता है, और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के बाद वाटर ऊपर की तरफ एक पुशिंग फोर्स लगाता है, जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। ये जो थ्योरी है इसमें हमें ये पता लगता है कि भाई बहुत ये जो प्रेशर है, रूट प्रेशर, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि प्लांट के बहुत ऊपर तक, प्लांट तक पानी पहुँचा पाए। तो इस थ्योरी को एक टाइम के बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये थ्योरी कंप्लीट वाटर कंडक्शन को समझा नहीं पाती। उसके लिए हमारे पास में एक दूसरी थ्योरी है, ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी ये बोलती है कि भाई जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है जाइलम के थ्रू वो कम्प्लीटली पैसिव है, उसमें कोई एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंप्लीट पैसिव है तो उसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल आता है? ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जब हमारे पत्तों में से, लीफ में से, उनके स्टोमेटा के थ्रू, लीफ के अंदर में स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा पे जब सनलाइट पड़ती है तो स्टोमेटा लीफ सरफेस गर्म होती है, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है, ट्रांसपिरेशन। अच्छा, इसी ट्रांसपिरेशन से एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और वो नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट वाटर को पुल कर लेता है, वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ खींच लेता है। अब ये नेगेटिव प्रेशर काम कैसे करता है ये समझो। मान लो यहाँ पे एक प्लांट है, वो उसका एक पत्ता है, ये स्टोमेटा है, यहाँ पे हमारे पास रूट प्रेजेंट है, ये है जाइलम। ठीक है, जाइलम की ब्रांच। अब जैसे जैसे यहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर का लॉस होता है, H2O का लॉस होता है गैस की फॉर्म में, तो इसकी वजह से एक वैक्यूम चैम्बर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। और वो वैक्यूम चैम्बर जब क्रिएट होगा तो नेगेटिव
प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रेशर कम है, नेगेटिव में है, और रिलेटिवली यहाँ पे प्रेशर पॉजिटिव है, यहाँ पर तो पानी है ही ना, तो रूट में प्रेशर नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ पुल हो जाएंगे, ऊपर की तरफ खींचते हुए चले जाएंगे। बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन क्रिएट होता है, यहाँ पे एक वैक्यूम कॉलम जनरेट होता है और वो नीचे से ऊपर की तरफ वाटर कॉलम को खींच लेती है। ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी जाइलम ट्रांसपोर्ट की मेजर थ्योरी आज के टाइम पे, और ये जाइलम के ट्रांसपोर्ट को पैसिव बताती है। मतलब जाइलम का ट्रांसपोर्ट जो होता है, मेजर ट्रांसपोर्ट, वो पैसिव मैनर में होता है, उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज फ्लोएम के अंदर में फूड का ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम के अंदर में फूड का जो ट्रांसपोर्ट है, इसके लिए एक बल्क फ्लो हाइपोथेसिस दिया गया है, जिसमें हमें सोर्स के बारे में पता होना चाहिए और सिंक के बारे में पता होना चाहिए। सोर्स का मतलब है जहाँ पे कोई चीज़ एक्सेस में है, और सिंक जहाँ पे कोई चीज़ की कमी है। जिस जगह पर किसी चीज़ का एक्सेस है, किसी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो हो जाता है सोर्स, और जो चीज़ जिस जगह पर वही चीज़ कम है, उसकी ज़रूरत है, उसको बोलते हैं सिंक। मटीरियल्स का ट्रांसपोर्ट हमेशा सोर्स से सिंक में होता है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे कम है उसकी तरफ होगा। अब ये होता कैसे है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, वो समझो। एक और चीज़ याद रखना कि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट जो है वो बाई डायरेक्शनल है, वो ऊपर से नीचे भी जा सकता है और नीचे से ऊपर भी मूव करा सकता है। जबकि अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम के अंदर में ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल मैनर में होता है। जाइलम के अंदर में ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल उसको सिर्फ खींच सकता है, पुश नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल, नीचे से ऊपर डायरेक्शन में और ऊपर से नीचे डायरेक्शन में भी हो सकता है, बेस्ड ऑन सोर्स एंड सिंक की पोजीशन। जब भी सोर्स एंड सिंक की पोजीशन चेंज होगी तो उसके बिहाफ पर डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अब सोर्स एंड सिंक कैसे होता है वो समझो। मान लो हमारे पास एक प्लांट है, ये उसकी रूट है, यहाँ पे उसके पास एक पत्ता प्रेजेंट, लीफ प्रेजेंट, ठीक है। लीफ के अंदर ग्लूकोज बनता है। लीफ के अंदर में क्या बनता है भाई? लीफ के मेसोफिल सेल के अंदर बनता है ग्लूकोज, ठीक है। ये जो ग्लूकोज बना है इसको ट्रांसफर करना है फ्लोएम सीव ट्यूब में। जो सीव ट्यूब होती है इसके अंदर में ट्रांसपोर्ट करना है। तो मेसोफिल सेल से फ्लोएम के सीव ट्यूब में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं लोडिंग। लोडिंग कहाँ पर होती है? सोर्स पे। भाई ग्लूकोज का सोर्स क्या है? लीफ। इस टाइम पर फोटोसिंथेसिस चल रहा है तो ग्लूकोज का जो सोर्स है दैट इज लीफ। ग्लूकोज को एक्टिवली सीव ट्यूब में डाला जाता है। ये जो लोडिंग हो रही है दिस इज एक्टिव लोडिंग। लोडिंग होने के बाद में जो यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसके बगल में क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, तो इसके बगल में जाइलम होगा। जाइलम से होता हुआ पैसिवली वाटर सीव ट्यूब में आ जाएगा। यहाँ पे हम प्लांट जर्नल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये लीफ है, यहाँ पे प्रेजेंट है फ्लोएम और यहाँ पे प्रेजेंट है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम हमेशा साथ में प्रेजेंट होते हैं और फ्लोएम और जाइलम का ट्रांसपोर्ट आपस में कनेक्टेड भी रहता है, ठीक है। इस लीफ के अंदर में फोटोसिंथेसिस होता है जिससे ग्लूकोज बनता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है। क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लूकोज जहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, जहाँ पे फूड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो एरिया किसकी तरह बिहेव करेगा? सोर्स की तरह।
तो इस टाइम पर जो लीफ है वो किसकी तरह बिहेव करने लगती है, सोर्स की तरह। सोर्स पे ग्लूकोज को लोड किया जाता है सीव ट्यूब में। सोर्स के अंदर में ग्लूकोज को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक्टिवली लोड किया जाता है, उसकी लोडिंग की जाती है किसमें, सीव ट्यूब में। इस लोडिंग के प्रोसेस में एनर्जी लगती है, एटीपी लगता है। एक बार ग्लूकोज जब सीव ट्यूब में आ जाता है तो आयनिक कंसंट्रेशन डिफर करने की वजह से साइड से वाटर भी अपने आप को फॉलो करेगा। जाइलम के थ्रू वाटर भी इसके अंदर में एंटर कर जाएगा। इधर से ग्लूकोज आ गया एक्टिवली, इधर से वाटर आ गया पैसिवली, और वाटर के आने के बाद यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा जिसकी वजह से वाटर इसको नीचे की तरफ अपने साथ मूव कराता हुआ ले जाएगा। तो ये जो फूड है वो कहाँ मूव कर गया, नीचे की तरफ। कहाँ मूव कर गया, नीचे की तरफ। अब ये नीचे आने के बाद में इसको अनलोड कर रहा है। भाई ये जो है रूट, ये है सिंक, इसको खाना चाहिए, और खाना बन कहाँ रहा है, सोर्स में, यानी कि पत्तों में। सिंक में अनलोडिंग की जाती है। अनलोडिंग कैसे की जाती है वो भी हमारा ऐसे याद रखो कि जो आसपास के सेल हैं उनके अंदर एक्टिवली ग्लूकोज को पास ऑन करा दिया जाता है। इसको बोलते हैं अनलोडिंग। अनलोडिंग भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है जिसमें ग्लूकोज को बाहर निकाल के सेल में भेज दिया जाता है। एक बार जब ग्लूकोज निकल गया तो सारा का सारा वाटर भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वाटर इसमें वापस से चला जाता है और वापस यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है। इसको बोलते हैं बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, जहाँ पे फ्लोएम के अंदर में ट्रांसपोर्ट जो है वो सोर्स पे लोडिंग होती है और सिंक पे अनलोडिंग होती है। अच्छा, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कैसे होता है। मान लो कि पतझड़ का मौसम है, वहाँ पे पत्ते प्रेजेंट नहीं है, है ना, पतझड़ का मौसम है, पत्ते प्रेजेंट नहीं है, और रूट के अंदर में फूड स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये फूड स्टोर्ड रहता है रूट के अंदर में हमेशा, स्टार्च। इस टाइम पे क्या होगा, जो सोर्स और सिंक है वो बदल जाएंगे। जो सोर्स और सिंक है वो अब की बार क्या होंगे, बदल जाएंगे। जो रूट के सेल हैं ये अब की बार सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और स्टेम के जो सेल हैं वो सिंक की तरह बिहेव करेंगे। फिर से सेम काम होगा, सोर्स में लोडिंग होगी, फूड का ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा। लोडिंग होने के बाद वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर इधर से आ जाएगा, वाटर पोटेंशियल की वजह से मूवमेंट होगा। फिर मूवमेंट करने के बाद में अनलोडिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा, अनलोडिंग। जैसे ही अनलोडिंग होगी फूड की तो वाटर भी जाइलम की तरफ चला जाएगा, और इस तरह से बाई डायरेक्शनल मूवमेंट फ्लोएम में पॉसिबल होता है, क्योंकि सोर्स और सिंक की जो नेचर होता है वो चेंज होता है सीजन के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो ये बात हो गई हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम की। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल प्लांट एनाटॉमी, जहाँ पर प्लांट एनाटॉमी के अंदर हम प्लांट के डिफरेंट रीजन्स के सेक्शन लेंगे और उनको सेक्शन को माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे, और माइक्रोस्कोप में सेलुलर अरेंजमेंट, टिश्यू अरेंजमेंट को समझने वाले हैं, जिसमें हम रूट का सेक्शन पढ़ेंगे, लीफ का सेक्शन पढ़ेंगे और स्टेम का सेक्शन पढ़ेंगे, डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट दोनों के। सो यहाँ पे अभी हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।